उत्तराखंड के शिक्षा खेल मंत्री अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह शिक्षा की बात हो रही है आज हर तरफ, कोरोना को लेकर शिक्षा कितनी अहम अब दिख रही है वो सबको लग रहा है, और इस शिक्षा में एक अहम रोल आया ऑनलाइन शिक्षा का। तो आज हम शिक्षा को लेके, खेल को लेके सारी बातें करेंगे। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है अरविंद पांडे जी के लिए कि बेबाक एकदम सब चीज़ों को बोल देते हैं और हर चीज़ को बताने में कोई गुरेज उनका नहीं रहता। तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं वो कि सबके साथ एक मिलनसार उनका जो रवैया है उससे वो बड़े चर्चित भी हैं और बड़े अच्छे अपने यहाँ के नेता माने जाते हैं। तो ऐसे ही विशेष और खास मंत्री आज आपके साथ हैं। अरविंद पांडे जी, जिस तरह शिक्षा की बात होती है तो उत्तराखंड में शिक्षा हमेशा से मैं ये कहूँगा कि एक विवादों में भी रही थी। क्यों? क्योंकि स्कूल पहाड़ों पे कम थे, टीचरों की बड़ी दिक्कतें रहती थी। धीरे धीरे कर अब बीते 3 वर्षों में उसे लेकर आपका क्या कहना है कि अब जो है कितनी दुरुस्त हो पाई है उत्तराखंड की शिक्षा? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल पर मुझे आने का मौका मिला, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोविड-19 पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें शिक्षा व्यवस्था इस पे बहुत बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, उनको शिक्षा देने में कई बार हम लोगों को भी दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, इसमें कई जगह नेटवर्क की दिक्कत भी आती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरदर्शन एपिसोड के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने का काम करें। लेकिन हम इससे बोले कि हमको 100% सफलता मिल गई है, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन यह भी तय है कि इस समय कोविड-19 पूरे विश्व की मानव जाति के लिए चुनौती है, और इसमें बच्चों का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनके जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और जैसे ही भारत सरकार का कोई गाइडलाइन आएगा, दिशा निर्देश आएगा, हम स्कूलों को खोलने का काम करेंगे। जैसा आपने कहा कि पहाड़ों में पिछले 3 साल में जहाँ शिक्षकों को लेके, विद्यार्थियों को लेके एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की है कि छात्र संख्या के आधार पर विषयवार हम अध्यापकों की तैनाती विद्यालयों में करें। और आपके पास सबूत भी है, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, ये आवश्यक नहीं कि ये सही हो, मैं आपके पास सबूत है। आपको पता है कि हमने गेस्ट फैकल्टी को सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी, और प्रत्येक विषय में जितने पद खाली हैं जिस विद्यालय में, हम विषयवार अध्यापकों की तैनाती वहाँ करवाएंगे। और हमने फर्स्ट काउंसिलिंग करवाई गेस्ट टीचरों की, और लगभग 3200 से ज़्यादा अध्यापकों की हमने काउंसलिंग करा के हमने उनको ज्वाइनिंग भी दे दी है। पहाड़ में जहाँ मैथ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैथ विषय लेना चाहते हैं, मैथ का अध्यापक नहीं है। बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, वो इंग्लिश का अध्यापक नहीं है। हमने 100% ईमानदारी से जहाँ जहाँ दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाके में विषयवार अध्यापकों की जगह खाली थी, हमने सब जगह अध्यापकों को भेजने का काम किया, जो आप भी जानते हैं। इस नाते हमने कोशिश की है कि जो कई सालों से पहाड़ में अध्यापकों की दिक्कत थी, नहीं लोग जा पाते थे, हमने ईमानदारी से विषयवार और जितने पद खाली थे हमने अध्यापकों को पहुंचाने का काम हमने किया है। और साथ ही हमने वर्चुअल क्लास, जी बिल्कुल, वो तो क्या हिंदुस्तान का उत्तराखंड पहला स्टेट है जहां वर्चुअल क्लास हमने बनाया। सवाल मेरा ये है जी अरविंद पांडे जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि स्कूल तो बहुत सारे हैं, पहाड़ों पे बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, और वहाँ के जो सिस्टम की अगर बात करें तो अध्यापक और बच्चे कम हैं, या बच्चे भेजना नहीं चाहते हैं लोग। प्राथमिकता वहाँ पे भी सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल को दी जाने लगी है। उसे लेकर, क्योंकि पहाड़ों पे सबसे बड़ी समस्या अच्छे जो स्कूल हैं उसको लेकर कही जाती रही है। ऐसे में आपने कहा कि टीचर तो भेजे जा रहे हैं, टीचर आपने बोला 100% उन विषयों को लेकर जो विषय वहाँ पे लोग पढ़ना चाहते हैं उसको भेज रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति भी है कि वहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए? और जैसे 10 स्कूल हैं एक जिले में, अगर वहाँ पे 10 स्कूलों में बच्चे ही मिला के 100 हैं, तो ऐसे में उन 10 स्कूलों का लाभ क्या है?
उसे लेकर क्या कोई जो रणनीति है वो बना रहे हैं आप? क्योंकि सबसे अहम यही है, स्कूल तो बहुत सारे हैं, बिल्डिंग भी बहुत सारी हैं, लेकिन वास्तव में वहां उतने बच्चे हैं? अध्यापकों की व्यवस्था तो तभी है बच्चों, जब बच्चे उसमें आए, और बच्चे आने के साथ साथ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे भेजे भी, वो सरकारी स्कूल को ये माने कि हाँ यहाँ पे हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ गया भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी जानते हैं जी, जी, कि हमने पहली कोशिश की कि जहाँ जहाँ स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत ना के समान है, कई जगह, बिल्कुल मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ और ये कड़वा सच है कि कई जगह स्कूलों में 2-2 बच्चे हैं और अध्यापक 5-5 हैं, कई जगह 1 बच्चा है, अध्यापक 2 हैं। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है जी, और विद्यालय शिक्षा पर ये बहुत बड़ा धब्बा है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने आरटी के नियमों की अनदेखी भी ना हो, आरटी के नियमों का हम पालन भी करें, और हमने उसका पालन करते हुए 1 किलोमीटर के दायरे में, आधा किलोमीटर के दायरे में हमने कोशिश की जितने स्कूल हैं उन सब स्कूलों को हम क्लब करें। और जैसे एक आधा किलोमीटर के अंतर्गत या 1 किलोमीटर में 5 स्कूल हैं और 5 स्कूलों को मिला के 20 बच्चे बनना है, तो हमने कोशिश किया कि उन 5 स्कूलों को एक जगह जहाँ ज़्यादा संसाधन है हमने वहाँ क्लब करके जितने अध्यापकों की आवश्यकता उतने अध्यापक दिए, बाकी जो सरप्लस अध्यापक हैं उनको दूसरी जगह पहुँचाने की हमने कोशिश की। हमने ये काम किया, हमने जीओ भी पास किया और इस टाइप के हमने वैसे 600 स्कूल हमने चिन्हित किए और फर्स्ट फेज में 600 में से 301 विद्यालय हमने विलीन भी कर दिए। एक बात, कई जगह एक ही कैंपस में 4 स्कूल चलते हैं, प्राथमिक भी, जूनियर भी, हाई स्कूल भी, इंटर भी। कई जगह स्कूल नाम मात्र के बच्चे हैं, इंटर में कुल 5 बच्चे हैं, अध्यापक वहाँ 5 हैं। प्राइमरी स्कूल में 100 बच्चे हैं, अध्यापक वहाँ 1 है। तो ये सब विसंगति समाप्त होनी चाहिए। इस नाते एक ही कैंपस में संचालित होने वाले सभी स्कूलों को मर्ज करके 1 to 12 की व्यवस्था भी हमने की है, या कहीं 8 से लेकर इंटर तक है तो 8 से 12 तक की व्यवस्था भी की है। और जो संसाधन है उनको भी हमने वहाँ से इकट्ठा करके सरप्लस शिक्षकों को दूसरी जगह पहुँचाने का हमने काम किया। तो जो आपने प्रश्न किया, प्रश्न आपका बिल्कुल सही है और इसके सापेक्ष हमने ये काम भी किया है। नहीं, बिल्कुल आपका काम दिख भी रहा है, क्योंकि हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि जो वास्तविकता है वो सामने आए, लोगों को पता लगे। क्योंकि नकारात्मकता तो कोई भी कर ले, कोई भी सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक सवाल है उससे लोग हमेशा दूर भागते हैं। उसके अलावा मैं आपसे एक चीज़, क्योंकि सबसे अहम जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है अरविंद पांडे जी, क्योंकि आप भी पहाड़ से हैं, मैं भी पहाड़ से आता हूँ, ऑनलाइन शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंटरनेट, और उसके बाद सेकंड चीज़ है लैपटॉप और आपका मोबाइल। ये तीनों ही चीज़ों को लेकर पहाड़ पर आपको भी पता है परिस्थितियां स्थितियां क्या हैं। ऐसे में उस ऑनलाइन शिक्षा की जब बात हो रही है तो उसको लेकर क्या तैयारी सरकार कर रही है वो भी हम जानना चाहेंगे और वो सबके सामने भी लाना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे आज की तारीख में कोरोना के टाइम पे अहम विषय है कि वास्तव में क्या वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, क्या वास्तव में वहां पे मोबाइल सक्षम है उस शिक्षा को लेने के लिए, क्या सब बच्चों के पास लैपटॉप है। ये भी बड़ा एक वहां पे अहम सवाल है। जी, मैं बिल्कुल भाई साहब, ये धरातल की ये कुछ कमियां हैं जिसको आपने पूछा है, और बिल्कुल मैं जी, क्योंकि हमारी समस्या है, हम अपनी समस्याओं को छिपाएंगे तो भाई साहब इससे समाधान कभी नहीं निकलेगा, और हमको करना भी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहाड़ में निश्चित ही जहां हमारा प्रदेश विभिन्न आपदाओं से जूझता हुआ प्रदेश है, कई तरह की समस्या भाई साहब यहाँ बेमौसम आती रहती हैं, हम लोग फेस करते हैं, और कई जगह नेटवर्क की दिक्कत हमारे यहाँ पहाड़ में आती है। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। तो जितनी हमारी ये नेटवर्क की कमियां हैं, इसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनको निर्देशित किया है कि वो अपने नेटवर्क को ठीक कर लें। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पहाड़ी प्रदेश में अधिकांश लोग आर्थिक रूप से सबल नहीं है, तो कई ये बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है। इसी नाते जिनके पास ये सब सुविधा है वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई कर गए हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है, हमारी सरकार ने व्यवस्था की कि हमने दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न विषयों को, प्रमुख विषयों को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हम इसको एपिसोड बना के
हमने दूरदर्शन के माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है। जो दूरदर्शन आपको पता है कि पहाड़ में जहाँ कोई नेटवर्क नहीं चलता वहाँ दूरदर्शन आ ही जाता है, और वहाँ गांव में गांव के गांव तक हमने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। हमने साथ ही हमने यह भी कोशिश किया कि पंतनगर जो हमारा दूर संचार है, रेडियो संचार है, हमने उसके माध्यम से भी हमने विभिन्न एपिसोडों के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हमने रेडियो के माध्यम से भी हमने पंतनगर की सहायता लेके बच्चों को हमने पढ़ाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल कोशिश की है। एक शिक्षा से संबंधित एक अंतिम सवाल, उसके बाद मैं आपसे खेल पे आऊँगा। शिक्षा को लेके एक अहम जो कोरोना को लेकर एक विवाद रहा है वो फीस को लेकर रहा है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की प्राइवेट स्कूल को लेकर बड़ी एक डिमांड रही है कि फीस को कैसे देखा जाए, उसे लेकर उन, क्योंकि देखिए उनको भी स्कूल की अपनी समस्या है, उनको अपने टीचरों को तनख्वाह देनी है, पेरेंट्स की अपनी समस्या है कि जब कार्य नहीं चल रहा तो फीस कैसे देंगे। तो जो फीस को लेकर हमेशा एक मैं कहूँगा भ्रांति भी रही है और विवाद भी रहा है दोनों को, उसे लेकर क्या आपकी तरफ से निर्देश जारी हुए हैं, सरकार ने उसे लेकर क्या एक्शन दिया है? मैं आपके माध्यम से भाई साहब कहना चाहता हूँ, और जो उत्तराखंड के भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो सोच है, इसमें कहीं से कहीं तक किसी को लूट की छूट नहीं है, किसी को भी। जो स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं और जिनके पाले, जिनके बच्चे इस सुविधा को ले रहे हैं, और जो सरकारी एम्प्लॉयज भी हैं, उनको बधा फिक्स उनको इनकम आती है, उनको अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों को देनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन जो स्कूल किसी प्रकार की एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, कोरोना की मार सब पे है, कोविड-19 की समस्या सभी पे है, तो जो स्कूल किसी कारण से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन जो लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, तो इसे लेकर आती है, उनको जी इसको जो आदेश भी कोई निकाला है कि फीस माफ कर दी जाए या फीस ना ली जाए, कोई ऐसा एक रिटर्न में कोई आदेश निकाला गया है? जी नहीं, सरकार की तरफ से फीस माफ कर दी जाए, ऐसा फीस माफ किया जाए ऐसा कोई आदेश नहीं है, कहीं से कहीं कोई आदेश नहीं है। लेकिन यह आदेश निश्चित है कि जिन लोगों का व्यवसाय कोरोना के कारण प्रभावित हुआ है, जिनके काम छिन गए हैं, रोजगार का साधन जिनका समाप्त हो गया है, उन पे कोई स्कूल जबरन उनसे फीस वसूली ना करे। लेकिन साथ में यह भी निर्देश है कि जो स्थायी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके काम धाम प्रभावित नहीं हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही है कि उनको अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल को देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी उनकी बसें चल रही हैं, उनके यहाँ स्टाफ है, उनके ड्राइवर हैं, चपरासी हैं, शिक्षक हैं, उनके भी बच्चे हैं। इसीलिए जिनको फिक्स इनकम जिनकी है, उनको अपने बच्चों की फीस देनी चाहिए ताकि वहाँ का स्टाफ भी पल पाए, क्योंकि कोरोना की बीमारी की वजह से जो लोग वहाँ कर्मचारी हैं उनका भी काम प्रभावित हुआ है, इसलिए उनके बच्चे भूखे पेट ना सोएं। इस नाते जिनका काम प्रभावित नहीं हुआ उनको अपने बच्चों की फीस देनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो बड़ा एक अहम विषय रहेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को छांटना जिनका कार्य प्रभावित हुआ है, ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, सबसे अहम एक होता है खेल, और उत्तराखंड वैसे भी खेलों के लिए बहुत अच्छा अनुकूल रहा है, वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बड़े अच्छे अच्छे लोग निकले हैं। उसे लेकर अभी जिस तरह कोरोना को लेकर चलिए ये 4 महीने छोड़ दें, तो उसके अलावा खेल की नीति में आपने क्या किया है ऐसा कि जो वहाँ खेलों को प्रोत्साहन मिल सके, और स्कूलों में खेल को लेकर क्या नई नियमावली आप लेके आए हैं? मैं भाई साहब आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस कोविड-19 की वजह से हमारे जो खिलाड़ी हैं या जो उदीयमान खिलाड़ी हैं, निश्चित ही उनके काम में यह कोरोना बहुत बड़ी बाधक बना है। और मैं ऐसे समझते खिलाड़ी बंधु और बहन जो बच्चे हैं हमारे, मैं उनसे मैं कहना चाहूँगा
कि कहीं से कहीं तक ये 2-4 महीना ही ज़िंदगी का मुख्य समय नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। ये 2-4 महीना ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम, एक इम्तहान की घड़ी थी, और इसको हम सबको इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। तो चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, प्रत्येक चीज़ पे इसका एक असर पड़ा है। ऐसे खिलाड़ियों पे भी पड़ा है। तो मैं समझता खिलाड़ी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि हौसला हारने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण मनोयोग के साथ फिर से खड़े होने की आवश्यकता है। जीवन में एक से एक कंपटीशन आएंगे, एक से एक स्पर्धाएं आएंगी, उनको जीत के आपको आगे बढ़ना है। ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूं, और कहीं से कहीं तक घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात खेल नीति, तो मैं अभी बहुत जल्दी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं ताकि क्या जो व्यक्ति नेशनल मेडल जीत चुका हो उसको हम सरकारी योजना में हम उसको लाभ देंगे, हम नियुक्ति देंगे। जो इंटरनेशनल मेडल जीत चुका है उसको भी किस रैंक का हम उसको हम नियुक्ति देंगे। और ऐसी ओलंपिक में कोई जीत के आएगा तो उसको हम किस सरकारी सर्विस में किस पद पे देंगे। ऐसी हमारी सरकार बहुत बड़ी योजना बना रही है, जो आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम इसको कैबिनेट में हम लेके आएंगे। बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए कुछ लेके आ रहे हैं। सबसे अहम एक आपसे और सवाल कि अरविंद पांडे जी अभी भी शिक्षा और खेल में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? इस समय चुनौती कोरोना की जो है, ये भाई साहब इसको हम कहें कि ये समस्या सिर्फ हम पे ही आया है, विद्यालय शिक्षा पे आया है, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व की मानव जाति पे इसका एक प्रतिकूल असर पड़ा है। और ये समय कभी भी दिन जब रात आती है तो रात भी बीतती है, सूरज का उजाला होता है, ऐसे ही यह समय भी बहुत जल्दी छटेगा और फिर से हमारे स्कूल चहचहाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, और एक दिन निश्चित चल के उत्तराखंड का और देश का भाग्य विधाता हमारे बच्चे बनेंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस समय एक चुनौती है, कुछ पल की है, हमेशा के लिए नहीं है। इससे लड़ेंगे और कोविड-19 को मात देंगे। और इसको मात देने में हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और इनके सभी हम सहयोगी, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग मिलकर इसको मात देंगे और फिर से मानव जाति खुशहाल होगी और अपने कामों पर लगेगी। मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल। एक अरविंद पांडे जी, अंतिम सवाल, नई शिक्षा नीति को लेकर माननीय निशंक जी आए, क्या कहना चाहेंगे आप नई शिक्षा नीति के बारे में, और कैसी लगी आपको ये नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति पे मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मैं उत्तराखंड की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रत्येक प्रदेशवासी की एक व्यक्ति की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति निश्चित ही हमारे देश की संस्कृति को, हमारे आचार व्यवहार, हमारा समरसता, इसको बढ़ावा देगी। निश्चित ही 1857 की जो क्रांति हुई, इसके पश्चात 1860 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश काल को संभाला और उन्होंने लॉर्ड मैकाले के हाथों में ब्रिटिश की संस्कृति को कैसे बहाल किया जाए, हमारी संस्कृति को कैसे खंडित किया जाए, उनको सौंपा गया। उसके सापेक्ष जो उनकी नीति आई, वह निश्चित ही हिंदुस्तान की संस्कृति को खंडित करने का काम किया। और देश के अंदर 1968 में जो शिक्षा नीति बनी, फिर 86 में बनी, फिर संशोधन 92 में आया, फिर 2005 में आरटी एक्ट लागू हुआ, और जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, निश्चित ही हमारे देश की संस्कृति को और समरसता को पूरे विश्व का विश्व गुरु बन के सिखाएगी। ऐसा हमको नई शिक्षा नीति में हमको समझने का मौका मिला। और आज मैंने सभी अधिकारियों से इसकी फीडबैक भी लिया और हम कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम उत्तराखंड में लागू करेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं इनको आगे सीखने का, समझने का, एक अच्छा इंसान बनने का इनको मौका मिले। ऐसा हमारा प्रयास होगा। और नई शिक्षा नीति के लिए भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पांडे जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के तेज तरार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। इन्होंने जिस तरह बताया कि लगभग सभी चीज़ें
ठीक है, जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ स्वीकार भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कोशिश चल रही है, और जब कोशिश होती है तो परिणाम हमेशा सकारात्मक आते हैं। और अभी अभी जानकारी मिल रही है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना दी गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी खबर पर विस्तार से हम इसके बाद जो जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।